हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज कॉस्ट अकाउंटिंग के यूट्यूब लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट बनाने का मुख्य उद्देश्य पर यूनिट होने वाली लागत को ज्ञात करना होता है। किस स्टेज पर कितनी कॉस्ट आ रही है, इस चीज की जानकारी करना होता है। कॉस्ट शीट से पर यूनिट कितना प्रॉफिट होगा, किस तरीके से हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से हम लोग सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं, उसके लिए हम लोग कॉस्ट शीट बना करके इन सब जो हमारी समस्याएं हैं कॉस्ट संबंधी उनको सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर का मुख्य उद्देश्य आपको ये बताना है कि कॉस्ट शीट किस तरीके से प्रिपेयर होती है। उसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट बना रहे हैं, कॉस्ट शीट पर्टिकुलर टोटल अमाउंट एंड कॉस्ट पर यूनिट। ये जो कॉस्ट शीट होती है ये एक निर्धारित अवधि के लिए होती है। किसी व्यापारी द्वारा एक निर्धारित अवधि में जो प्रोडक्शन किया जाता है उसके बेस पर हम ये कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। तो जो प्रोडक्शन किया गया है उसमें आउटपुट को आप पहले ही नोट करेंगे, आउटपुट कितना होगा। सेकंड, इसके बाद हम इसको फॉर्मेट को में लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसके में ऐड किए करेंगे परचेज और कैरीज इनवार्ड। जो परचेज संबंधी जितने भी खर्चे हुए हैं उनको इसमें प्लस कर देंगे, कैरेज इनवर्ड। इनके टोटल में से लेस करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो अमाउंट हमारे पास बैलेंस आती है इसको कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूमर। इसके बाद ये उस माल की लागत आ जाती है जो कि आउटपुट में कंज्यूम हुआ है। इसमें जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको प्लस करेंगे, ऐड डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको कहते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट यानी कि मूल लागत। इसके पश्चात हम इसमें ऐड करेंगे वो सारे खर्चे जो कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन के दौरान होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री की लाइट, फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, मशीनों का डेप्रिसिएशन, ऑल एक्सपेंसेस विच रिलेटेड टू फैक्ट्री। एट फैक्ट्री ओवरहेड। इनको हम फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या वर्क ऑन कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको लिख सकते हैं हम वर्क्स ओवरहेड या ऑन कॉस्ट। जितने भी हमारे जो खर्चे फैक्ट्री से संबंध होंगे उनको हम यहां पर इस हेड में नोट करेंगे। इसके बाद ध्यान रहे कभी कभी क्वेश्चन में
वर्क इन प्रोग्रेस दी होती है। वर्क इन प्रोग्रेस उस कार्य को कहते हैं जो कि न तो कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट हो पाता और न कार्य इनकम्प्लीट होता, यानी कि जो मिडिल की जो स्टेज है उस स्टेज को हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दी होगी, उसको प्लस करें, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। डी स्टूडेंट ध्यान रहे, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को स्क्रैप वैल्यू दी होती है। जो माल हम कंज्यूम करते हैं उसमें से कुछ माल इस तरीके का विकृत अवस्था में बच जाता है, स्पॉइल अवस्था में बच जाता है, जिसको हम सेल करके कुछ अर्न कर लेते हैं, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। लेस करेंगे इसमें से हम स्क्रैप वैल्यू। इसके बाद जो अमाउंट आती है इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट के नाम से लिखते हैं, वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद वर्क कॉस्ट में के बाद अब हम इसमें उन सभी एक्सपेंसेस को लिखेंगे जिनका संबंध ऑफिस से है, एडमिनिस्ट्रेशन से है। जैसे सैलरी, ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस की लाइट, यानी कि ऐसे सभी खर्चे जो कि ऑफिस में हो रहे हैं उनको हम ऑफिस ओवरहेड के नाम से जानते हैं। उनको हम यहां पर लिखेंगे ऐड ऑफिस ओवरहेड। डियर स्टूडेंट, कभी कभी व्यापार पहले से चलता हुआ आता है, उस समय कंपनी के पास फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो यदि कंपनी के पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो उसको हम यहां पर ऐड करें, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो बैलेंस बचता है इसको कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। इसके बाद माल को मार्केट में सेल किया जाएगा, तो माल को सेल करने संबंधी कुछ खर्चे होते हैं जिनको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। जितने भी सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैं उनको इसके बाद हम ऐड करेंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो अमाउंट बचती है उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं, इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। डियर स्टूडेंट, इसके बाद व्यापारी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना प्रॉफिट लेना चाहता है, क्योंकि उसने यहां तक की स्टेज पे पता कर लिया है कि माल को बेचने तक कितनी लागत आ रही है। तो इसमें इसके बाद वो अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, ऐड प्रॉफिट। यदि कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम
प्रॉफिट को ऐड कर दें तो हमें सेल्स पता चल जाता है कि माल को किस मूल्य पर सेल किया गया। सेल्स डे स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये जो कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना है। हर स्टेज पे ये कैलकुलेट करना है कि माल की कितनी लागत आ रही है। तो जैसे कि यहाँ पे आउटपुट है, कितना आउटपुट हुआ, ये टोटल आउटपुट की हर स्टेज पर कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट कितनी है, वर्क्स कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है। एग्जाम में कभी कभी इनके बारे में अलग अलग कैलकुलेशन कराई जाती है। कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, कैलकुलेट वर्क्स कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तब आपको इस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करना है। डे स्टूडेंट, अब हम निकालने जा रहे हैं कि कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है, उस आउटपुट से आप टोटल मेटेरियल कंज्यूम को डिवाइड कर दें। यहाँ पर डिवाइड करने के बाद कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। वेजेस को डिवाइड कीजिएगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट आती जा रही है। कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट एंड बैलेंस प्राइम कॉस्ट। इसके बाद आप यहां पर आउटपुट से इनको कॉस्ट को डिवाइड करेंगे और लास्ट तक जो है आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्यतः कॉस्ट ज्ञात करना है। हर स्टेज पर कॉस्ट की पता चलाना है कि कॉस्ट कितनी है, ताकि माल को हम सरलता से बेच सकें और कॉस्ट पर नियंत्रण कर सकें, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। थैंक यू।